एजुकेशन आचार्य पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़ने जा रहे हैं अभिरुचि से, एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड को समझने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम ये समझें कि यह रुचि से अलग है और एक विशेष स्थिति है। जब हम यह समझ पाएंगे तभी अभिरुचि क्या है, अभिरुचि के प्रकार क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका मापन किया कैसे जाता है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है, और इसी में ही हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को भी इसी में शामिल करेंगे। तो क्या है अभिरुचि? यह दुनिया तरह तरह के लोगों से बनी है। इसमें लोग एक जैसे नहीं हैं, बल्कि उनमें वैभिन्न है और यह विभिन्नता उनकी आदतों, रुचियों, अभिरुचियों के कारण है। विविध लोगों का विविध क्षेत्रों में कार्यस्तर भी भिन्न होता है। अगर हमारी रुचि किसी कार्य में होती है तो वह हमें पसंद आता है, उसमें मन लगता है, लेकिन उस क्षेत्र में अभिरुचि होने पर हम विशिष्ट होने लगते हैं और उस क्षेत्र के बहुत सारे कौशल हमसे अपने आप अनायास ही जुड़ने लगते हैं। अभिरुचि होने पर वांछित स्तर परिवर्तित होकर सफलता दिलाता है। अतः ऐसी विशिष्ट योग्यता को जो सामान्य बौद्धिक योग्यता से पृथक है, अभिरुचि कहलाती है। यह किसी भी व्यक्ति को उसके वांछित स्तर की निपुणता प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझनी है कि अगर जुड़वा बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी अभिरुचियां एक जैसी होंगी। इस अभिरुचि की कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों ने अपने शब्दों में कही हैं, उसे बताने से पहले ये जानना आवश्यक है कि यह विशेष क्षेत्र में विशेष दक्षता है और इसके माध्यम से हम उस क्षेत्र में कुछ विशेष कर पाते हैं और स्वयं को विशेष व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर पाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में कौशल अधिगम, ज्ञान प्राप्ति या कार्य संपादन की जन्मजात या अर्जित क्षमता अभिरुचि कहलाती है। अभिरुचि को विविध विज्ञानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। सबसे पहले मैं विचार रखता हूँ बिंघम महोदय के। बिंघम महोदय क्या कहते हैं इस एप्टीट्यूड के बारे में? वो कहते हैं अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार के उन विशिष्ट गुणों की ओर संकेत करती है जो यह बताते हैं कि वह व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को किस प्रकार सामना करेगा और उन्हें कैसे हल करेगा। इसका आंग्ल वर्जन सुनिए कि एप्टीट्यूड रेफर टू दोज क्वालिटीज characterizing a person's way of behavior which serves to indicate how well he can learn to meet and solve certain specified kinds of problems। ये बात उन्होंने 1937 में कही थी और उनकी पुस्तक के पेज नंबर 21 पर उपलब्ध है। तो बहुत ही सरल शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए कि अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार के उन विशिष्ट गुणों की ओर संकेत करती है जो यह बताते हैं कि व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का किस प्रकार सामना करेगा और उन्हें कैसे हल करेगा। असल में हमारी पहचान ही तब होती है जब हम कहीं परेशानी में होते हैं और जब हमारे पास कुछ विशिष्ट समस्या आती है, उस समय हमारा व्यवहार कैसा है उससे हमें पता चलता है। लेकिन कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ व्यवहार जो कि सुसुप्तावस्था में चल जाता है और उस समय जब आवश्यकता है तो अपने आप प्रकट होता है। इसका मतलब है कि हमारे उस क्षेत्र में अगर अभिरुचि है तो हम किसी न किसी तरह से उस समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे और विशिष्ट दक्षता का वहां परिचय देंगे। ऐसे ही एक और विचारक हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रहे अपने समय में, फ्रीमैन। तो फ्रीमैन क्या कहते हैं? ये इसको कुछ विशिष्ट विशेषताओं का मिश्रण बताते हैं। इन्होंने क्या कहा, रखता हूं उन्हीं के शब्द आपकी झोली में। अभिरुचि कुछ विशेषताओं का मिश्रण है जो प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट ज्ञान, कौशल
यह संगीत अनुक्रियाओं के समूहों को प्राप्त करने की व्यक्ति की योग्यता की ओर संकेत करता है, जैसे भाषा को बोलने की योग्यता, संगीतकार बनने की योग्यता, मशीनी काम करने की योग्यता आदि। इसका आंग्ल वर्जन सुनिए। एन एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स indicative of an individual's capacity to acquire some specific knowledge, skills or set of organized responses, such as the ability to speak a language, to become a musician, to do mechanical work. इन्होंने भी बहुत साफ साफ कह दिया। हालांकि सारे परिक्षेत्र को किसी परिभाषा में बताना एक बहुत ही जटिल कार्य है और यह संभव नहीं है कि समस्त परिक्षेत्रों को उसमें शामिल किया जा सके, लेकिन इन्होंने अपनी परिभाषाओं में यह बात तो साफ की कि अभिरुचि कुछ विशेषताओं का मिश्रण है और ये जो विशेषताएं हैं इन्हें ट्रेनिंग के द्वारा या स्किल्स पर पकड़ के द्वारा और अधिक अच्छे किया जा सकता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यह किसी मानव की उस क्षमता को प्रदर्शित करती है जो उसे एक विशेष कौशल में विशिष्टता प्रदान करने में मदद करती हैं, बशर्ते उसे यथायोग्य वातावरण और प्रशिक्षण मिले। आप समझिए, सम्यक विकास किसी का तभी होगा जबकि उसकी रुचि है, अभिरुचि है और उस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहता है और उस क्षेत्र में इससे पहले जो कुछ शोध हुआ है, जो कुछ परिणाम हुए हैं, जो कुछ प्रगति हुई है, जब उसका साक्षात्कार उससे हो जाता है तब वो उसमें और अधिक दक्ष हो जाता है। तो यह थी परिभाषा। ये चीज स्पष्ट हुई कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है, अभिरुचि क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। अब हम आते हैं इसकी दूसरी बात पर, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, यानी कि अभिरुचि के प्रकार। जिस प्रकार हम धूप को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, कार्य क्षेत्रों को नियत नहीं कर सकते, उसी तरह अभिरुचियां भी किसी सीमा में नहीं बांधी जा सकती। लेकिन शिक्षा, मापन, व्यावसायिक क्षेत्रों में उपादेयता के आधार पर उनके प्रमुख प्रकारों को वर्णित करने का मैं प्रयास करूंगा। समूचे क्षेत्रों को शामिल करना संभव नहीं है, क्योंकि अभिरुचि उस क्षेत्र में भी हो सकती है जो अभी बिल्कुल नवीन है, जो एक देश में बिल्कुल उगा भी नहीं है और दूसरे देश में वो परवान चढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि जो प्रमुख अभिरुचियां हैं मैं उन पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करता हूं कि अभिरुचि के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें एक आता है जीविकोपार्जन अभिरुचियां, अर्निंग ए लिविंग एप्टीट्यूड्स, और यानी कि इससे हम ये सोचते हैं कि आगे चल करके हम किसी लायक बन जाएंगे और उस क्षेत्र में विशेष कार्य करके विशेष धनार्जन करेंगे, विशेष ख्याति अर्जित करेंगे, विशिष्ट व्यक्तित्व हमारा पहचाना जाएगा। तो ऐसी अभिरुचियां हैं। पहली है वैज्ञानिक अभिरुचि, साइंटिफिक एप्टीट्यूड। और साइंटिफिक एप्टीट्यूड में हम तरह तरह के शोध करते हैं। अभी आपने देखा कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष तक में जाकर के शोध कर रहे थे और स्टेम सेल पर उन्होंने कार्य किया। बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं अपने विशिष्ट कार्यों के लिए, बहुत सारे विदेशी वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं अपने कार्यों के लिए। कुछ लोगों की अभिरुचि इस क्षेत्र में होती है कि आगे चल करके हम इंजीनियर बनेंगे और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड उनका देखने को मिलता है और बाद में वे अपने को एक इंजीनियर के रूप में विकसित करने में सफल भी होते हैं। और इस क्षेत्र में जो रुचि है तो वह उनके क्रियाकलापों में बचपन से दिखाई देने लगती है। ऐसे ही कुछ विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो उनकी अभिरुचि जो है विकसित होकर के वो मेडिकल अभिरुचि हो जाती है और उस क्षेत्र में विशिष्ट कर पाते हैं। जहाँ पर सारे के सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं वहाँ पर वह काम करते हैं और पूरी दक्षता से कार्य करके मानव जीवन की रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए लोग उन्हें दूसरा भगवान भी कहते हैं। कुछ की अभिरुचि खेलकूद में होती है, स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड, और वे खेल में कीर्तिमान बनाते हैं। ध्यानचंद का नाम सभी जानते हैं, कपिल देव, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे मल्ल युद्ध के क्षेत्र में स्थापित लोग
बहुत सारे विविध खेलों से जुड़े हुए लोग, इंग्लिश चैनल को पहली बार में पार करने वाला तारानाथ शहनाई, अपंग बालक, इन सब के बारे में हम सब जानते हैं। और यह सब तभी संभव हुआ जब इनकी अभिरुचि खेलकूद के क्षेत्र में थी। ये प्रकार हैं। एक और है वाणिज्यिक अभिरुचि, कॉमर्शियल एप्टीट्यूड। कुछ लोग ये सोच लेते हैं हम पढ़ेंगे लिखेंगे जरूर, लेकिन जो हम कार्य करेंगे वह वाणिज्यिक होगा, और बाद में भी अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। जो परंपरागत वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे नए नए क्षेत्रों को तलाश करते हैं और उनमें कार्य करते हैं, और यह संभव हो पाता है उनकी वाणिज्यिक अभिरुचि की वजह से, कॉमर्शियल एप्टीट्यूड की वजह से। अब इनके टाइप्स में ही मैं एक दूसरे प्रकार में पहुंचता हूं, संवेदनात्मक अभिरुचियां, सेंसरी एप्टीट्यूड, जो हमारे सेंसेस हैं उनसे जुड़ी हुई, यानी कि रस रूप स्पर्श गंध वर्णवंता, जहां पर हम जीभ, आंख, त्वचा, नाक, कान का इस्तेमाल करते हैं, और इनके माध्यम से हम अपनी रुचियों को विकसित करते हैं। हमारे यहाँ शब्द आते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, और इन पांचों से बना शरीरा। तो हमारा शरीर केवल एक हिस्सा नहीं, केवल नेत्र नहीं, केवल कान नहीं, केवल नाक नहीं, बल्कि सारे के सारे सेंसरी मोटर्स वर्क करते हैं, और हम इतने अधिक संवेदनशील होते हैं कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी बारीक से बारीक घटना पर भी हमारी निगाह होती है। तो संवेदनात्मक अभिरुचियां होती हैं, और इससे हम पता लगाते हैं नोट्स कैसे हैं संगीत में, स्वाद की स्थिति क्या है, आंख से देखने पर उसका विश्लेषण करते हुए हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह सारा संभव हो पाता है हमारी संवेदनात्मक अभिरुचियों के कारण, सेंसरी एप्टीट्यूड के कारण। और आगे हम बात करते हैं कलात्मक अभिरुचियां, जो कि एक और प्रकार है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में आर्ट के क्षेत्र में बहुत सारा आ जाता है, चाहे हमारा संगीत हो, चाहे कविता हो, चाहे चित्रों को बनाना हो, चाहे नृत्य करना हो, चाहे फोटोग्राफी हो, ये सारा का सारा तो आर्ट के क्षेत्र में ही आता है। तो संगीतात्मक अभिरुचियों में, म्यूजिकल एप्टीट्यूड में हम पहचानते हैं ध्वनि की तीव्रता, उसका हल्कापन, भारीपन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता, उसके नोट्स, एंटी नोट्स, उसमें प्रगति, रस का उसमें घुलना, प्रभाव उत्पन्न करने में क्षमता होना, विशिष्ट होना, ये सब कुछ संगीत के क्षेत्र में परखा जाता है। साथ ही राग, भाव, ताल, भरत जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं, और उनके नाम पर भ से भाव, र से राग और ता से ताल, तीनों की परख की जाती है, और संगीतात्मक अभिरुचि वाले इन तीनों में प्रवीण हो जाते हैं और अपने आप को विशिष्ट रूप से स्थापित कर पाते हैं। इसी तरह जो कवितात्मक अभिरुचि है, पोएटिक एप्टीट्यूड है, बहुत सारे कवियों को आप देखते हैं कि वो आपको इस तरह से बांध देते हैं कि आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम जो चिंतन कर रहे हैं उसकी दिशा वही होगी जो कि कवि कह रहा है। तो यह तभी संभव होता है जबकि वो अपने आप को इस ऊंचाई तक पहुंचा पाते हैं, और कवितात्मक अभिरुचि की वजह से संभव होता है, पोएटिक एप्टीट्यूड की वजह से। इसी तरह से रेखात्मक अभिरुचियां, जिसे आप कहते हैं लीनियर एप्टीट्यूड भी कहते हैं, और जिसे आप कलात्मक अभिरुचि भी कहते हैं, जिसमें आप रेखाओं का इस्तेमाल करके तरह तरह के चित्र बना देते हैं और उनके द्वारा कुछ न कुछ अभिव्यक्त हो रहा होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप चित्रों को देखते हुए क्रम से जब आगे बढ़ते हैं तो आपके आंख में आंसू आ जाते हैं या आप हंस पड़ते हैं। यह सब केवल उस रेखात्मक अभिरुचि की वजह से और उसमें पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त कर लेने वाले कलाकार ही इसका प्रदर्शन कर पाते हैं। इसी तरह से जो डांस एप्टीट्यूड है, नृत्यात्मक अभिरुचि है, वह भी विशिष्ट होती है। इसमें विशिष्ट कौशल को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न धुनों पर थिरकते हुए, गाते हुए, प्रेजेंटेशन करते हुए, तो और उसमें विशिष्ट कौशल दिखाते हुए, तो यह उनकी नृत्यात्मक अभिरुचि का ही विशिष्ट उदाहरण है।
इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसी चित्र, ऐसे फोटोग्राफ्स हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि अब तक हमने देखे ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे जंगलों में हम कैमरे छुपा करके आ रहे हैं और विभिन्न पशु पक्षियों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये कलाकार भी इस एंगल से फोटो लेते हैं कि जिससे अगर हम और आप लें तो बिल्कुल अलग तरह का आएगा, और वो लेंगे तो उसकी हर एक बारीकी स्पष्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि यह जो डिफरेंस पैदा होता है यह इस वजह से पैदा होता है क्योंकि फोटोग्राफिक एप्टीट्यूड है उनके पास, और इस वजह से यह अंतर पैदा होता है और यह जो फोटो है वह स्पेशल बन पाते हैं। इसी तरह से एक और प्रकार हमें देखने को मिलता है अपनी इस व्यावहारिक जिंदगी में, और वह है मैकेनिकल अभिरुचियां, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे किसी भी यंत्र को, किसी भी खिलौने को खोल करके बैठ जाते हैं, उसको कसते हैं और पुनः वैसा का वैसा बना देते हैं। विभिन्न मशीनरी से खेलना उनकी आदत होती है। जैसे स्कूटर का कार्य कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल कार्य कर रहा है, कार को ठीक कर रहा है, विभिन्न यंत्रों को ठीक कर रहा है, और आपकी वॉशिंग है या और जो भी हमारे घरेलू संसाधन हैं उन सब से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उनकी बारीकियों को जानने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब कि उसकी रुचि है उस मैकेनिकल क्षेत्र में। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड होने पर हम इस तरह के कृत्य करते हैं और उस क्षेत्र विशेष में पारंगतता हासिल करते हैं। हालांकि हम सभी लोग उनसे देख रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई विकार आता है तो कहाँ पर क्या चीज देखी जानी है वही जानता है। और जब आप अपने घर के इन्वर्टर्स को देखते हैं, अचानक वो काम करना बंद कर देता है तो मैकेनिक आकर के तुरंत बताता है कि हाँ ये चीज चेंज होनी है, और हमें तो वो ऊपर से एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। तो यह जो परिवर्तन होता है, यह जो विशिष्टता हासिल होती है, यह जो विशिष्ट कौशल आता है, तो उसके पीछे उनका मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है। इसी तरह से एक और प्रकार है जो हम अपनी व्यावहारिक जिंदगी में देखते हैं, वह है व्यावसायिक अभिरुचि, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड आप बहुत सारे क्षेत्रों में देखते हैं, सारे क्षेत्रों को तो वर्णित करना भी संभव नहीं है। जैसे हम अपने अध्यापन की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ बीएड का एंट्रेंस होता है या एमएड का एंट्रेंस होता है तो हम उसमें प्रश्नों को घालमेल करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं कि आपकी अभिरुचि भी है इस क्षेत्र में या आपके पास कोई विकल्प नहीं है तब आप इसमें आ रहे हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए यह शिक्षण अभिरुचि परीक्षाएं काम में आती हैं। और शिक्षण अभिरुचि एक प्रकार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जन्म से ही बनना चाहते हैं अध्यापक, जिनके के पूरे परिवार अध्यापक हैं और वे इससे जुड़ना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ परिवारों में देखने को मिलता है परंपरागत रूप से सारे के सारे वकील हैं, और ये वकालत अभिरुचि की वजह से होता है, लीगल एप्टीट्यूड की वजह से होता है। एक और इसी में आपको देखने को मिलता है लिपिकीय अभिरुचि। ऐसे लोगों को बहुत सारे डिजिट्स बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप याद रहते हैं, चीज़ों को करीने से रखना आता है और समय आने को उसे निकाल करके देना आता है। कहना है मतलब यह भी एक विशिष्ट अभिक्षमता है, विशिष्ट अभियोगिता है, और यह उनकी उस विशिष्ट अभिरुचि के कारण होता है लिपिकीय अभिरुचि। इसी तरह से बहुत सारे लोग आकाश में उड़ते हुए उस विमान को देखिए आप, उसके प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं और उनकी अभिरुचि उस क्षेत्र में जुड़ जाती है कि हम किसी भी तरीके से जुड़ें, हमें उससे जुड़ना है विमान से। और इस वैमानिक परिक्षेत्र को एयरक्राफ्ट एप्टीट्यूड कहते हैं। और एयरक्राफ्ट एप्टीट्यूड यानी विमान चालक अभिरुचि जो होती है, पायलट के रूप में कार्य करने की आपकी जो इच्छा होती है, वह एक बहुत ही दायित्वपूर्ण कार्य है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने सामने कोई आफत देखी तो आप पड़ोस में उतर जाएंगे। वहाँ पर बहुत ही विशिष्ट स्थिति है, विशिष्ट कौशल की आवश्यकता है और सेकंड्स में निर्णय लेने होते हैं, और यह दक्षतापूर्ण तभी लिए जाते हैं जबकि हमारी अभिरुचि इस क्षेत्र में होती है और हम अंततः इससे जुड़ पाते हैं, इस दुष्कर कार्य को सरल कर देते हैं। तो अभी हम उन कुछ प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे जो विशेष रूप से हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम देखना चाहेंगे तो और भी बहुत सारे परिक्षेत्र हैं। आप समझिए, किसी की खनन में अभिरुचि हो सकती है, किसी की जल के अंदर कार्य करने में अभिरुचि हो सकती है, किसी की आकाश में कार्य करने में रुचि हो सकती है, किसी की मिसाइल, युद्धक विमान और इन सब चीज़ों पर अभिरुचि हो सकती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं और इसी तरह से जितने क्षेत्र हैं
उसी हिसाब से इनके टाइप्स, इनके प्रकार भी बहुत सारे हैं। लेकिन हमने जिन क्षेत्रों पर टेस्ट बनाए हैं, जिन क्षेत्रों को हम बहुतायत में देखते हैं, बहुत संख्य लोग जिससे जुड़े हुए हैं, हमने कुछ उन प्रकारों पर बात की है। आइए अब हम विचार करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, अभिरुचि की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं समय समय पर परिलक्षित होती रहती हैं और उन्हें शब्दों में बांधने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। पहली बात तो ये कि जन्मजात क्षमता, इन्नेट एबिलिटी, कुछ लोगों में यह क्षमता प्रारंभ से होती है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, और वह जन्मजात क्षमता, वह इन्नेट एबिलिटी आगे चल करके एप्टीट्यूड में कन्वर्ट हो जाती है और हम उस विशिष्ट क्षेत्र में कुछ विशेष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत में तो प्रारब्ध को भी माना जाता है और जो कार्य हम इस समय पूरे नहीं कर पाते हैं वह आने वाले कल में पूरा करते हैं, भले ही हमारे पास ये वाला शरीर न रहे, दूसरा शरीर आ जाए। इसी तरह से ऐसा ही नहीं है हम केवल इन्नेट पावर्स पर ही ध्यान देते हो, हम अर्जित क्षमता पर भी ध्यान देते हैं, एक्वायर्ड एबिलिटी पर भी ध्यान देते हैं। और यह भी इसकी एक विशेषता है कि यह उस क्षेत्र विशेष में आपको विशेष बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है और उसके माध्यम से आप एक्वायर्ड करते हैं, आप अर्जित करते हैं और अर्जित करने के बाद आप इतने विशिष्ट हो जाते हैं कि उस क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उस क्षेत्र में आपका व्यक्तित्व इतना विराट हो जाता है कि बाकी सारे लोग उस क्षेत्र विशेष में बौने नजर आते हैं। तो ये एक्वायर्ड एबिलिटी, अर्जित क्षमता भी इसकी एक विशेषता है। और एक और बात कि वातावरण से योग्यता का विकास, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट। कुछ घरों में प्रारंभ से इस तरह का वातावरण दिया जाता है और उस वातावरण को देने के पीछे कारण यही है कि यह इसकी एक विशेषता है और इस विशेषता में उस वातावरण में रहने वाले बालक उस क्षेत्र विशेष से विशेष रूप से जुड़ करके अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, विशिष्ट कौशलों से अपने आप को जोड़ते हैं और अंततः वह बाकी लोगों से उनको अलग कर देता है और ये स्पेशल फैक्टर उनकी अभिरुचि को बताता है। इसकी एक और विशेषता है, वह है प्रशिक्षण से क्षमता विकास, कैपेसिटी डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग। और इसके लिए बच्चे होम सिकनेस छोड़ देते हैं, जो बहुत चाव से जिनका लालन पालन किया गया होता है, जिन्हें विशेष सुख सुविधाएं प्रदान की गई होती हैं, वे बालक अपना घर छोड़ करके एक कमरे में और तमाम साधनों को छोड़ते हुए उस साधना में रत हो जाते हैं, उस विशिष्ट कौशल को हासिल करने का प्रयास करते रहते हैं और उस तरह की ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि वह उस क्षेत्र में स्थापित हो जाए। तो उनका इतना बड़ा त्याग निश्चित रूप से उनके एप्टीट्यूड को दर्शाता है और यह उसी की विशेषता है कि जिससे हम प्रशिक्षण क्षमता से होने वाले विकास के लिए तमाम चीजों को छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके दूर जा करके ट्रेनिंग हासिल करते हैं, दक्षता हासिल करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में हमें स्थापित होना होता है। अपने माता पिता बहन भाई सबके स्नेह को दरकिनार करते हुए सबसे ज्यादा प्यार उस ट्रेनिंग से करते हैं और फिर अपने आप को स्थापित करते हैं। यह भी इसकी एक विशेषता ही है। एक और बात कि ज्ञान से विश्लेषणात्मक बोध, एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग थ्रू नॉलेज। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान के लिए नहीं, केवल इस बात के लिए नहीं कि वह हमें विशेष डिग्री मिल गई है, बल्कि उसके आधार पर जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसका विश्लेषण करना, बिटवीन द लाइन्स क्या छिपा हुआ है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं और उस आधार पर आने वाले कल के लिए हम किस तरह के शोध कर सकते हैं जिससे आने वाली दुनिया खुशहाल हो, आने वाली दुनिया में समृद्धि बढ़े, आने वाले समय में हमारा देश प्रगति के उन आयामों को छुए जिससे कि विशिष्ट रूप से उसकी पहचान बने। ये शरीर नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान से विश्लेषण की यह क्षमता हमको विशिष्ट बनाती है। दधीच के द्वारा हड्डियों को इतना अधिक सशक्त कर लेना कि उससे वज्र बनाया जाए सामान्य बात नहीं थी। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान से हम केवल कुछ विशिष्टताओं से युक्त होते हैं, लेकिन जब उसके विश्लेषण की क्षमता हमें आ जाती है तभी सच्चा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। एक और विशेषता है इस एप्टीट्यूड की, वह ये कि ये आत्म प्रेरणा का आधार है और
बेसिस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन में हम इसको एक सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये आत्म प्रेरणा का आधार है। जिस समय लोग डरकर भाग जाते हैं, जिस समय लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, उस समय इसकी यह विशेषता हमको दृढ़ रहने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए कार्य करती है और आत्म प्रेरणा का आधार बनती है। यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इस एप्टीट्यूड की। उस एप्टीट्यूड की वजह से ही हम वहां पर रह जाते हैं, उस क्षेत्र विशेष में कार्य करते हैं। और जिनकी अभिरुचि नहीं होती है वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, वो लोग उससे दूर भागते हैं, वो लोग विकल्पों की तलाश करते हैं। और यहाँ पर तो दृढ़ विकल्प के रूप में हम उसे मान करके चलते हैं और समूची क्षमता अपनी उसी में लगा देते हैं। एक और बात, इसकी एक और विशेषता है कि ये अधिगम सहायक है, लर्निंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करती है। हमें प्रेरित करती है कि हम अधिक से अधिक उस क्षेत्र विशेष में अधिगम करें, उस क्षेत्र विशेष की बारीकियों को जानें। और उसको जानने का हम प्रयास केवल इसी वजह से करते हैं, अपनी तमाम रातें, अपनी तमाम नींद को खत्म करते हुए केवल उस क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से जानने का हम प्रयास करते हैं इस एप्टीट्यूड की वजह से। एप्टीट्यूड की ही विशेषता है कि हम खुशी खुशी कई रातें बर्बाद कर देते हैं, खुशी खुशी हम कई रातें जागते हैं, हम महीनों 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोते हैं, क्योंकि हमारी अभिरुचि किसी क्षेत्र में है और उस क्षेत्र विशेष में हमको अपने आप को स्थापित करना है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह अधिगम सहायक के रूप में कार्य करती है यह अभिरुचि। आइए अब हम विचार करते हैं कि अभिरुचि का मापन, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड कैसे किया जाए। आप ये समझिए कि ये सारे के सारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में तो एक ही चैप्टर में ये सारी की सारी चीजें रखी हुई हैं, एक यूनिट में, और यह उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। चाहे वो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे भारत की और अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, इस तरह से बीएड एमएड आदि सभी में इसको रखा हुआ है। और मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड ये तो तमाम क्षेत्रों से, बीएड से, एमएड से, तमाम जो व्यावहारिक क्षेत्र के शिक्षा शास्त्र के अंग हैं उन सब से जुड़ा हुआ है और मेजरमेंट आवश्यक भी है। असल में मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड एक दुष्कर और कठिन कार्य है। अभिरुचि का मापन हम एमकेएस प्रणाली से नहीं कर सकते, सीजीएस प्रणाली से नहीं कर सकते, एफपीएस प्रणाली से नहीं कर सकते। आपने 9th-10th में पढ़ी होगी एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, और मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड को जाना होगा। इस तरह से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति पढ़ी होगी जिसमें इनके मानक स्वरूपों का अध्ययन किया होगा। इस तरह से फुट पाउंड सेकंड पद्धति पढ़ी होगी। लेकिन आप ये मानिए कि इन सारे से बहुत सारे मानवीय गुणों का मापन हो ही नहीं सकता। आप एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, इसमें एस को सब में कॉमन देख रहे हैं और एस यानी कि सेकंड, एक मानक सेकंड जो है सीजियम परमाणु के 9192631770 बार कंपन करने में जो समय लगता है वह है 1 सेकंड, जिसे आप मानक सेकंड कहते हो। कहने का मतलब यह है कि बहुत अधिक सूक्ष्म विवेचनाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी ये उन चीजों को नहीं माप सकते जो कि मानव से, मानव की करुणा नापनी है, मानव की क्रूरता नापनी है, उसका दया भाव नापना है। तो ये सारी चीजें हम इन स्केल्स के माध्यम से नहीं माप सकते हैं। इसे मापने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है और अलग तरह की हम मापनी बनाते हैं, उससे हम इसको माप सकते हैं। इस तरह से मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, अभिरुचि को मापने के लिए भी जो जितने सारे क्षेत्र हैं, इसके जितने प्रकार हैं, जितने टाइप्स हैं, उन सारे क्षेत्रों में अलग अलग अभिरुचि को मापने के लिए अलग अलग टेस्ट की आवश्यकता है और इसको मापने के लिए कई टेस्ट विकसित भी किए गए हैं। जिस तरह इसके विविध क्षेत्र हैं उसी तरह इसको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से मापने हेतु टेस्ट विकसित किए गए हैं। इसे समझने में ट्रेक्सलर के ये विचार आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अभिरुचि व्यक्ति की एक स्थिति है, एक गुण या गुणों का समूह है जो उस समय सीमा की ओर संकेत करता है जहां तक व्यक्ति उचित प्रशिक्षण द्वारा किसी ज्ञान, कुशलता या ज्ञान समूह को प्राप्त कर सकता है,
जैसे कला, संगीत, मशीन संबंधी योग्यता, गणित संबंधी योग्यता, किसी विदेशी भाषा को पढ़ने या बोलने की योग्यता आदि। आप समझिए, इन सबको कहने के साथ भी हमें आदि लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसका आंग्ल वर्जन देखिए, एप्टीट्यूड इज ए कंडीशन, ए क्वालिटी और ए सेट ऑफ क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल which is indicative of the probable extent to which he will be able to acquire under suitable training some knowledge, a skill or composite of knowledge, understanding and skills such as ability to contribute to art or music, mechanical ability, mathematical ability or ability to read and speak a foreign language, etc. तो जब हम आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इतनी सारी योग्यता विकसित करने वाली अभिरुचि के बाद भी हमें इस आदि शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए विविध क्षेत्रों में मापन के लिए अलग अलग स्केल, अलग अलग मापनियां विकसित की गई हैं और उसमें से मैं कुछ क्षेत्रों का नाम लेता हूं क्योंकि समस्त क्षेत्रों को वर्णित करना संभव नहीं है। और आज इस समय जबकि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, उस समय किसी अभिरुचि को विकसित करने के लिए लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे और आइटम एनालिसिस कर रहे होंगे, उसके आधार पर टेस्ट बनाएंगे और उस क्षेत्र विशेष की अभिरुचि को चेक करेंगे। तो सारी जितने भी मेजरमेंट के उपकरण हैं सबका वर्णन करना संभव नहीं है। तो शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षाएं के बारे में पहले बात करता हूं। स्कॉलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षणिक परिक्षेत्र में बहुत से अभिरुचि परीक्षण विकसित हुए हैं और उनमें से कुछ दो चार का मैं नाम ले रहा हूं। सागर विश्वविद्यालय के जयप्रकाश व आरपी श्रीवास्तव कृत अभिरुचि परीक्षा, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध रही उस क्षेत्र विशेष में भी और बाद में सारे विश्वविद्यालयों ने इसको मंगाया और विद्यार्थियों ने किया। इसी तरह से शाह कृत अभिरुचि परीक्षा, शाह के माध्यम से भी यह विकसित की गई। हमारे यहाँ की यानी कि एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एमजेपी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर बीना शाह, इन्होंने भी इस पर काम किया। इस तरह से मॉस एफए की शिक्षण अभिरुचि परीक्षा और विविध विद्वानों द्वारा विकसित शिक्षण अभिरुचि परीक्षाएं, बहुत सारे विद्वानों ने शिक्षण अभिरुचि परीक्षा दी। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो है बीएड एंट्रेंस में, एमएड एंट्रेंस में और अध्यापक के चयन में हम विशेष रूप से करते भी हैं। तो शैक्षणिक अभिरुचि की विविध परीक्षाएं विविध समयों पर डेवलप हुई हैं और विभिन्न टेस्ट डेवलप हुए हैं। इसको हम शॉर्ट रूप में भी बोल देते हैं और उतने सही उसकी पहचान हो जाती है क्योंकि जो उस क्षेत्र विशेष के लोग हैं वह उसको उससे पहचानते हैं। इसी तरह से व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षाएं, व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षाएं बनी इस मेजरमेंट के लिए, एप्टीट्यूड को नापने के लिए कि उसकी व्यवसाय के प्रति कितनी अभिरुचि है और क्या उसे उस क्षेत्र में लिया जा सकता है। इसी प्रकार विविध विषयों से संबंधित व्यावसायिक परिक्षेत्र में बहुत से अभिरुचि परीक्षण विकसित हुए। उनमें से कुछ का मैं आप नाम ले रहा हूँ। एक है वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षा जो NIE दिल्ली के द्वारा विकसित की गई। एक है मॉस शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षा, मेडिकल के छात्रों के लिए विकसित की गई। इस तरह से टेल लीगल अभिरुचि परीक्षा, ये उसके क्या नाम है लॉ के परिक्षेत्र के लिए विकसित की गई और टेल महोदय ने की। इस तरह से फर्गुसन एंड स्टुडर्ट्स लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट बना, उन्होंने लॉ के प्रति अभिरुचि को मापने के लिए इस टेस्ट को बनाया। इस तरह से प्री इंजीनियरिंग एबिलिटी टेस्ट बना जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए है कि उसमें से कितने लोग वास्तव में इसके प्रति अभिरुचि रखते हैं। तो व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए बहुत सारे टेस्ट विकसित हुए। इस तरह से संगीतात्मक अभिरुचि परीक्षण, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बनाए गए और इस क्षेत्र में सुन करके उसके नोट्स, उसके एंटी नोट्स, उसकी ध्वनि की तीव्रता, उसका हल्कापन, उसका भारीपन बहुत कुछ तय किया जाता था। इस क्षेत्र में संगीतात्मक प्रतिभा की सी शोर परीक्षा बहुत प्रसिद्ध है। इसमें स्वर की तीव्रता, कंपन, भारीपन, स्वरात्मक स्मृति और लय और समय अंतराल से संबंधित बहुत सारे कथन हैं और उस पर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है और यह प्रतिक्रिया बहुत ही बारीकी से हमारे विभिन्न, जो मैंने पहले भी कहा कि रस रूपे स्पर्श गंध वर्णवंता, तो उसमें
जो कान है उसका विशेष रूप से इस्तेमाल करना है, आंख का इस्तेमाल करना है, भाव भंगिमाओं को देखना है और सभी का इसमें विवेचन करने के बाद हम किसी निष्कर्ष से पहुंचते हैं। इस तरह से लिपिक संबंधी अभिरुचि परीक्षाएं, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जब हम बैंक की परीक्षा देने जाते हैं, विभिन्न लिपिकीय वर्ग की परीक्षा देने जाते हैं, तो जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट मिलता है वह लिपिकीय एप्टीट्यूड क्षेत्र एप्टीट्यूड टेस्ट है। और इस परिक्षेत्र की कुछ प्रसिद्ध अभिरुचि परीक्षण इस प्रकार से हैं। एक आपने नाम सुना होगा शायद DCAT, डेट्रॉइट क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस तरह से मिनीसोटा का बहुत ही फेमस रहा मिनीसोटा व्यावसायिक परीक्षा, ये लिपिकों के लिए उन्होंने एक टेस्ट बनाया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और लिपिकीय योग्यता परीक्षा ये मनोविज्ञान विभाग ने बनाया था मैसूर विश्वविद्यालय के, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट था लिपिकीय योग्यता परीक्षा। इस तरह से क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी CTAB बड़ी फेमस रही और ये हिंदी में भी उपलब्ध थी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध थी, और ये क्लरिकल एप्टीट्यूड को चेक करती थी कि आपने क्या दक्षता है, क्षमता है क्लर्क के रूप में कार्य करने की। तो मेजरमेंट करने के लिए इस तरह के टेस्ट विकसित हुए इस क्लरिकल के परिक्षेत्र में। इस तरह से मैकेनिकल अभिरुचि परीक्षाएं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी विकसित हुए, बहुत सारे विकसित हुए हैं। मैकेनिकल अभिरुचि जानने के लिए जिस व्यक्ति को की यह परीक्षा ली जाती है उसे हम टेस्ट देते हैं और उसकी प्रतिक्रिया को हम लेते हैं, और इसमें चूंकि बहुत सारे डायमेंशन शामिल होते हैं, बहुत सारे परिक्षेत्र शामिल होते हैं, इसलिए उन सारे परिक्षेत्रों से जुड़े हुए कथन होते हैं और उनके ऊपर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। कतिपय प्रसिद्ध अभिरुचि परीक्षण इस प्रकार से हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के, और उनके मेजरमेंट के लिए हमने ये टेस्ट बनाए हैं। और इसमें मिनीसोटा परिष्कृत पेपर फॉर्म बोर्ड ये 1948 में विकसित हुआ और बहुत ही प्रसिद्ध रहा, बहुत लंबे समय तक हमने इसे काम चलाया है। और इसी तरह से मिनीसोटा मैकेनिकल संग्रह परीक्षा भी बहुत प्रसिद्ध रही। इसी तरह से हमारा जो रुड़की है LJO रुड़की मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे 2 हिस्सों में बनाया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट था। इससे भी हम मेजरमेंट करते थे एप्टीट्यूड का मैकेनिकल परिक्षेत्र में। इस तरह से बेनेट कृत मैकेनिकल बौद्धिक परीक्षाएं भी हमारा इसमें सहयोग करती थी। और इसी तरह से एक और है SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये अपने समय में बहुत फेमस रहा। तो SRA एप्टीट्यूड टेस्ट भी मैकेनिकल परिक्षेत्र में गणना करने के लिए बनाया गया था। वास्तव में मैकेनिकल अभिरुचि परीक्षाएं बहुत से विमाओं का परीक्षण करती हैं। इस संबंध में फ्रीमैन के विचार आप सुने और उससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। मैकेनिकल अभिरुचि एक अकेली क्रिया नहीं, बल्कि यह ऐन्द्रिक योग्यता, गत्यात्मक योग्यता, स्थानों संबंधी बोधगम्यता, मैकेनिकल बातों के संबंध में सूचना एकत्रित करने की योग्यता और मैकेनिकल संबंधों को समझने की योग्यता का सम्मिश्रण है। ये कहा किसने कहा? ये कहा फ्रीमैन महोदय ने। इसका आंग्ल वर्जन सुनिए। द कैपेसिटी डिजाइन्ड बाय द टर्म्स मैकेनिकल एप्टीट्यूड इज नॉट ए सिंगल यूनिटरी फंक्शन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर कैपेसिटीज प्लस परसेप्शन ऑफ स्पेशल रिलेशन, द कैपेसिटी टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिकल रिलेशनशिप। इन्होंने फ्रीमैन महोदय ने 1971 में अपनी पुस्तक के पेज नंबर 444 पर इस बात को लिखा, और इससे बड़ा स्पष्ट है कि कोई एक परिक्षेत्र नहीं है। मैकेनिकल एक शब्द कहने से ये मतलब नहीं है कि एक ही है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं और उन सारे डायमेंशन को चेक करना आवश्यक है। इसलिए सारे डायमेंशन से जुड़े हुए कथन उसमें रखे जाते हैं और उनके आधार पर हम मेजरमेंट करते हैं कि आपकी अभिरुचि इस मैकेनिकल परिक्षेत्र में है भी या नहीं है। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर बात की कि एप्टीट्यूड क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इसका मापन कैसे कैसे किया जाता है। ये इसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र का चित्र खींचने का प्रयास किया है, लेकिन यह समूचा नहीं है। इसलिए आप एक ही बार में इस एक ही वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हैं एप्टीट्यूड के संबंध में एक सही धारणा, एक रूपरेखा, उसकी विशेषताओं से परिचय, उसके प्रकारों से परिचय, उसके मापन के कुछ टेस्ट के बारे में जानकारी, यह सब आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और जो कुछ मैंने यहाँ पर कहा है, इसे अगर आप
लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो यह educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। निश्चित रूप से ये बोधगम्य हुआ होगा, अधिगमित हुआ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।